हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेट वेल ऑफिशियल। तो एक टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स अपडेट्स दे देते हैं। मैं कुछ नोट्स भी शेयर करूँगा, टेस्ट असाइनमेंट्स भी होंगे वहाँ पे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये इसका लिंक यहाँ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जैक बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, फिज़िक्स का मॉडल टेस्ट पेपर 2। ठीक है, 2021 जैक बोर्ड ने रिलीज़ किया है मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 12 का फिज़िक्स का सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो पहले रूल्स में एक बार बता देता हूँ आपको क्या था इसका। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। देयर आर 35 क्वेश्चंस, कुल 35 प्रश्न हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस इन इट, हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट वन आउट, सही विकल्प का चयन कीजिए। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 चार्जेस of equal magnitudes kept at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। इससे लिए सबसे पहले आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। तो पहले क्या बोला जा रहा है, 2 चार्जेस और इक्वल मैग्नीट्यूड। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 गिवन है हम लोग को, तो हम लोग Q मान लेंगे इसको। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम्स कांस्टेंट इनटू Q²। Q1 और Q2 सेम है, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 हो गया, Q² हो गया डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो ये हम लोग का फोर्स आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, तो चार्जेस आर हाफ्ड, तो नेक्स्ट फोर्स हम लोग निकालेंगे। जब चार्ज को हम हाफ कर देंगे, Q को Q/2 कर दीजिए डिवाइडेड बाई, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल्ड। डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल्ड, आर को 2r कर दीजिए। इसी फॉर्मूले में मैंने क्या किया, Q को रिप्लेस कर दिया Q/2 से और R को रिप्लेस कर दिया 2r से। ठीक है, अब एफ डैश को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, KQ² अपॉन 4 इंटू 4r²। क्या हो जाएगा आपका F/16। ठीक है, तो सिंपल से कैलकुलेशन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एफ डैश आपका कितना आया, F/16। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली आपको आ गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड होता है आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ऐसे डिफाइंड होता है। या फिर आप ये जानते होंगे F इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ से आप ई को F/Q लिख सकते हैं, है ना। और डायमेंशनली देखा जाए तो ई का डायमेंशन F का डायमेंशन डिवाइड बाई Q का डायमेंशन आ जाएगा, है ना। और यह यूनिट भी इसके बराबर ही आएगा। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं एक डाइपोल को, डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल होता है कि चार्जेस, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं वो फिक्स डिस्टेंस एक दूसरे से, कुछ फिक्स डिस्टेंस पर हम लोग रख देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। अब इस डाइपोल को अपनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, है ना। तो क्या होगा, आपको ये पता होगा कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क टाउ, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। और टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम लोग काउंट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट।
तो ये डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में अलाइन करने का कोशिश करता है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह पे नॉन यूनिफॉर्म होता, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म की जगह पे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लिखा होता तो आंसर होता बोथ फोर्स एंड टॉर्क। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो आप लोग को पता होगा वोल्ट किसका यूनिट होता है। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में आता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन हम लोग किस मतलब वोल्ट के ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिकली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका यूनिट वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और 1 चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। When a dielectric slab is introduced between two plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance, आप लोगों को पता होगा जैसे कि एक यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने यहाँ से इसके बीच में से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाइलेक्ट्रिक यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो फाइनली डाइलेक्ट्रिक इस जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसका कैपेसिटेंस जो है, पहले मान लीजिए सी था, ठीक है, पहले मान लीजिए कैपेसिटेंस सी था, और आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक उसका कैपेसिटेंस जो है कितना हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूले से, उसका पूरा डेरिवेशन होता है एक प्रॉपर, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आता है कि कैपेसिटेंस बाद का जो हो जाता है उस के टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाता है, मतलब इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स। अब कितना टाइम्स पूछा नहीं है लेकिन इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कितना, तो परमिटिविटी आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर एब्सोल्यूट वर्ड लगा दिया तो नीचे नॉट लगाते हैं, और अगर सिर्फ परमिटिविटी लिखा रहता और कोई और मीडियम लिखा रहता तो एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8. न्यूमेरिकल वैल्यू उसका होता है 8.854 क्रॉस 10⁻⁻12, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट निकालने के लिए जिसको याद है वो तो डायरेक्टली टिक कर देगा, लेकिन जिसको नहीं याद है उसके लिए मैं बता रहा हूँ निकालने का तरीका क्या है इसको, कि आप ये तो जानती हैं के इज इक्वल टू 1/4πε0, या फिर ये वाला फॉर्मूला रहने दीजिए, ये वाला जानते ही हैं सब लोग, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डायमेंशनली। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ, इसका डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखा जाए, हम लोग यूनिट वाइज देखा जाए तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में मीटर स्क्वायर है तो उसका माइनस में आ जाएगा, नीचे में न्यूटन है तो न्यूटन भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर का -2, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ठीक है इसमें, और कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dv/dr, ठीक है। या फिर आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा dv इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E.dr, किसी भी तरह से इसी से ये आता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होता है और जीरो भी होता है, तो हम लोग जीरो लगा देंगे आप, ठीक है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पड़ेगा हमें, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यूनिफॉर्म तो है ही लेकिन जीरो है, ठीक है। यूनिफॉर्म इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जीरो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसके लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ dv/dr, ये आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है ये तो, है ना। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू r, तो r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, v कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो कांस्टेंट हो गया। और आपने पढ़ा भी होगा कि एक जो हॉलोस्फीयर होता है, हॉलोस्फीयर एग्जाम्पल में, हॉलोस्फीयर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हॉलोस्फीयर के अंदर के रीजन में पूरे जगह में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कितना होता है, अगर इसका रेडियस r है तो k/q/r होता है, ठीक है। अगर q इसके सरफेस पे चार्ज है प्लस q,
तो के क्यू बाई आर इसका पोटेंशियल होता है अंदर में कहीं पे भी, कोई भी इसके रीजन में अंदर में कहीं पे भी, और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी ज़ीरो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी इसके अंदर में ज़ीरो होता है। तो उम्मीद वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। और इसको हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट करके, क्योंकि सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी या फिर क्यू इक्वल्स टू सी वी, ये इसी का फॉर्म है। इसी से हम लोग मैनिपुलेट करके इसमें पुट करके किसी तरह से ये भी बना सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग इस ऐसे भी बना सकते हैं, हाफ क्यू वी। ठीक है, तो कौन सा बच गया, क्यू वी स्क्वायर इज नॉट अ करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नॉट पूछा है क्वेश्चन में, तो ये करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन, लेकिन डी ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो 9th क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई डॉट ए, है ना, ये होता है इसका यूनिट, है ना। और ई को आप लोग किस में नापते हैं, एफ बाई क्यू इंटू ए। देखिए मैं तो डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन जो बच्चों को नहीं आता है तो वो ऐसे डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और चार्ज की यूनिट पर कूलम हो जाएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट किसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और ये नहीं होगा पर मीटर स्क्वायर, नहीं नहीं, पर कहाँ से हो गया, ऊपर में एरिया तो ऊपर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, है ना। ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू इंटू ए, है ना। ये फॉर्मूला पूरा बन गया फ्लक्स का। तो फोर्स का आपका न्यूटन में होता है, चार्ज नीचे कूलम में आ जाएगा, और एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट होगा। जो नीचे में हिंदी में है ना, इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, तो आप लोग इंग्लिश समझ में आ गया, तो हिंदी में भी सेम ही आंसर है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा गया है वहाँ पे। ठीक है, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड। जो सरफेस हम लोग गॉस लॉ के लिए कंसिडर करते हैं उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो बहुत ही थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है। इसको ये क्लोज्ड होता है, लेकिन इसका नाम गॉसियन सरफेस है। इसका प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज होता है, और स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेन भी, कैसा भी हो सकता है ना। प्लेन नहीं होता है जनरली, लेकिन गॉसियन सरफेस बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसका आंसर सही है बिल्कुल। हिंदी में इसको गॉसी सतह बोलते हैं। ठीक है, an electric charge q is placed at the center of a cube of side a. The electric flux on one of the faces will be, देखिए ये बहुत ही सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। फेराडे मतलब आप फ्लक्स से कर सकते हैं इसको, मतलब गॉस लॉ से कर सकते हैं। फेराडे लॉ कहाँ है, अच्छा गलती से निकल गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब। तो यहाँ पे इसकी क्यूब के सेंटर में, तो लग रहा है सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्यू चार्जेस को रख देते हैं, और इस क्यूब का साइड है आपका ए। ठीक है, ए साइड ए दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हर एक इसके फेस से। तो देखिए ये नीचे वाला इसका एक फेस होगा, इस फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। तो देखिए यहाँ से सिमेट्री का हम लोग यूज़ करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन लॉ, गॉसेस लॉ से हम लोग ये बता सकते हैं। और हर फेस से तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका क्यूब है, ठीक है, मैं 2D में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे 3D में है, लेकिन फिर यहाँ से हर डायरेक्शन से इसमें इस तरह से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हर डायरेक्शन यूनिफॉर्मली निकल रहा है। फ्लक्स थ्रू वन फेस इज इक्वल टू कितना निकलेगा, टोटल डिवाइडेड बाई, टोटल को आप डिवाइड कर दीजिए, कितने फेसेस होते हैं टोटल 6, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, और एक इसका एक फेस से उसका 1/6 निकलेगा, है ना, क्योंकि बहुत ही सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना सेंटर पे, तो इसलिए हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी। ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है, तो देखिए जो ओम्स लॉ होता है वो क्या बोलता है, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तो क्या होता है यहाँ पे एक करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है,
करंट का फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है, और V इक्वल्स टू IR, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। R एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, है ना, फॉर अ गिवन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R का फॉर्मूला होता है आपका रो इंटू L/A, ठीक है। तो ओम्स लॉ कौन कौन फॉलो करते हैं यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंडक्टर होते हैं उससे ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, है ना, और वो भी ओवर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी फॉलो नहीं करते हैं ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि लो टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं, है ना, V वर्सेस I का ग्राफ कांस्टेंट होता है, फिर ऊपर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है, मतलब फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स तो बाइसिंग हो जाती है इस तरह से, रिवर्स बायस फॉरवर्ड है, VI कैरेक्टरिस्टिक का पढ़ते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, तो उसमें तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी फॉलो, मतलब हल्का सा फॉलो होता है, लेकिन हाँ फिर भी फॉलो नहीं बोलेंगे हम लोग। इंसुलेटर तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे करंट ही फ्लो नहीं होता है उसमें से, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कंडक्टर विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग आगे चलेंगे अब, ठीक है। 13th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन है हम लोग का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/ENA, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है, VENA, ठीक है। तो यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या है, I/ENA, ठीक है। ये फॉर्मूला आ रहा है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन चाहिए, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को आपको किसी तरह से कांस्टेंट करना पड़ेगा ताकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर सके। तो ई तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। किसी फॉर अ गिवन मटेरियल एन भी कांस्टेंट होगा, है ना। एरिया आपका वेरी कर सकता है और आई वेरी कर सकता है। तो I/A को हम लोग करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, J, है ना, ये तो फॉर्मूला है बेसिकली। तो और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है हम लोग को, E इक्वल्स टू सिग्मा J, है ना। तो यहाँ से हम लोग का सिग्मा एक कांस्टेंट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। तो यहाँ पे J है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बोल सकते हैं। तो VD का फॉर्मूला आखिरकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ रहा है, सॉल्व करके पूरा अच्छा से, है ना। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ रहा है हम लोग का, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन से तो प्रोपोर्शनल नहीं लगता, लेकिन सारे चीज़ को कांस्टेंट करने के बाद पता चलता है और सब कांस्टेंट है, तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E क्या आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं करना था इसमें, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए जंक्शन रूल क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई जंक्शन है, जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स आपके मीट करते हैं। तो यहाँ से अगर करंट, यहाँ से मान लीजिए Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ से Q2 चार्ज आ रहा है पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे आपका Q1 प्लस Q2 चार्ज जाना चाहिए पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम बोल दिया तो मतलब करंट का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो फिर यहाँ से आपका I1 प्लस I2 करंट जाना चाहिए। तो करंट बेसिकली क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज का कंजर्वेशन पे ही हम लोग किरचॉफ का जंक्शन रूल बेस्ड होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये, ठीक है। और किरचॉफ लूप रूल किस पे बेस्ड होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, मैंने अभी बताया एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और IR, मतलब एक लूप, हम लोग एक लूप में चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ एलिमेंट है, इंडक्टर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। अच्छा आपको पता है ना, खाली रजिस्टर के लिए नहीं होता है लूप रूल और ये वाला रूल, या आप पूरा LCR सर्किट, मतलब जिसमें इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर सब सब भी रहेगा ना, तभी तो ये रूल आपका वैलिड रहता है। तो ये क्या बोलते हैं, एक क्लोज लूप में चलने पे इसी पॉइंट से चल के आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो फिर आपका नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ये बोलते हैं। क्योंकि सेम पॉइंट पे आ गए ना आप घूम फिर के, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम पॉइंट पे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ीरो कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या बता रहा है कि एनर्जी आपका कंजर्व्ड है, ठीक है। तो वो एनर्जी का कंजर्वेशन में हम लोग इसको बेस कर देते हैं, मतलब ऊर्जा के संरक्षण पे ये बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है। इसलिए बहुत लोग सोचेंगे कि रो को RA/L लिख के रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L कर देते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग को पता था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाए हैं, ठीक है। ऐसा बहुत जगह हुआ है आपके साथ, जैसे
हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा को लिख दिए v बाई आर, v को डबल कीजिए तो ओमेगा डबल हो जाएगा, आर को डबल कीजिए ओमेगा डबल हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये गलत एनालॉगी होता है। जैसे कि इसी चैप्टर का एक और है v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो अगर आप आर को लिख दीजिए v बाई आई और आप बोलिए कि हम v को डबल कर दे रहे हैं और करंट को सेम रख रहे हैं, तो क्या आर डबल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये रिलेशन इसी से आया। तो आर तो एक प्रोपोर्शनल, पहले हम लोगों ने ये पता किया था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फिर आर तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था ना। तो वो ज़रूरी नहीं जो फॉर्मूला में दिख रहा है उसमें वो चीज़ पे वो डिपेंड भी करे, है ना। वैसे कैपेसिटेंस होता है सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, लेकिन सी ना क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे डिपेंड करता है। वो तो एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, या रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस करता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करता। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इफ़ एन सेल्स ईच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए आपका एन सेल्स थे इस तरह से, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, पैरेलल में इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, इस तरह से हमने एन सेल्स को कनेक्ट कर दिया। अब एन तो मैं बना नहीं सकता तो मैंने ऐसी डॉटेड लाइन से शो कर दिया और मान लिया कि एन सेल्स कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। मान लीजिए इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ये एन सेल्स आपके कनेक्टेड है। फिर क्या लिखा है, देन द टोटल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। तो आप लोगों को पता है इस तरह से जब भी कनेक्टेड होता है तो टोटल रेजिस्टेंस पहले हम लोग बता देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, और सबका वैल्यू आ रही है तो इस तरह से 1/r n तक, ये n टाइम्स हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये n टाइम्स चल रहा है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इक्वलेंट आ जाएगा आपका r/n। वैसे भी आपको पैरेलल में पता है अगर n रेजिस्टर्स इक्वल रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में है तो r/n हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो r/n आपका दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ है, ईएमएफ आपका ई ही रहेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के अक्रॉस ईएमएफ ई है, इन दोनों के अक्रॉस ई है, मतलब इस टोटल का जो ईएमएफ आता है आपका वो ई ही आता है ना। पैरेलल में ईएमएफ नहीं चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे दो सेल्स लेके बता देता हूँ, वही सब पे वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ के अक्रॉस मान लीजिए ईएमएफ 2 वोल्ट है इसका। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी ईएमएफ इसका 2 वोल्ट है। तो यहाँ जब इसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सर्किट से इस तरह से, तब भी इनके अक्रॉस 2 वोल्ट्स ही रहता है, क्योंकि यहाँ से ये 2 वोल्ट्स, यहाँ पे भी 2 वोल्ट्स और यहाँ पे 0 वोल्ट इस तरह से। ठीक है, तो ईएमएफ आपका ई ही रहता है ना, और आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो r/n हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैंगनीन इज। मैंगनीन अलॉय का रेजिस्टिविटी क्या है। तो देखिए मैंगनीन कॉन्सेंट्रेंट यूरेका, देखिए कुछ एग्जांपल्स है, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन, यूरेका, ये सब जो होते हैं ये सब आपके लैब में यूज़ किए जाते हैं एपरेटस बनाने के लिए, जिनका वायर, इनका जो इनकी खास बात होती है कि इनके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो नियरली इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। ठीक है, नियरली इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होंगे, मतलब रीडिंग हम लोग का अच्छा आएगा, है ना। तो जो एलॉय होता है, एक मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन, यूरेका, ये सब जो एलॉयज होते हैं इनका रेजिस्टेंस नियरली कांस्टेंट होता है टेम्परेचर से। वो इस तरह का इनका ग्राफ बनता है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर या फिर रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, ये नियरली कांस्टेंट होते हैं, मतलब हल्का सा इंक्रीज देखा जाता है। जैसे ये कांस्टेंट का लाइन ये होगा तो ये रैपिडली इंक्रीज नहीं करते हैं, बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा सा इंक्रीज होते हैं, लेकिन नियरली हम लोग इनको कांस्टेंट लेके अपना विद इन एरर लिमिट्स नियरली इंडिपेंडेंट मान के हम लोग काम चलाते हैं अपना लैब में, और फिर बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं हम लोग को। ठीक है, तो ये तापमान के लगभग स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनका रेजिस्टिविटी
या रेजिस्टेंस, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस मान लीजिए आपने लिया 2 ओम का, ठीक है। अब मैं मान लीजिए ऐसे 10 रेजिस्टर्स ले लिए 2 ओम, मैंने मान लीजिए 2 ही रेजिस्टेंस ले लीजिए 2 ओम के, और इनको जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक है। इस तरह से देखिए 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया हमने 2 ओम का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा इसका 1 ओम, है ना। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इसके इंडिविजुअल वैल्यू से कम आया, अगर आप अनइक्वल भी लेके चेक कीजिएगा तो हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये एक फैक्ट है, ये क्वेश्चन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। आपको लर्न करना पड़ेगा कि कभी भी आप पैरेलल में डालिएगा रेजिस्टर्स को तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमेशा कम आएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का उससे भी कम आएगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेज व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैसे ही समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोधक कम हो जाती है, इट डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ अ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। ये भी एक एनसीईआरटी में जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक 4 रेजिस्टेंस का एक तरह से, केमिस्ट्री में भी हम लोग इसे एक जगह देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, और फिजिक्स में तो इसे हम लोग बहुत जगह देखते हैं। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और यहाँ पे एक बैटरी लगा होता है, ठीक है। जब भी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है तब क्या होता है, कंडीशन होता है R1 R2 R3 R4 का, ठीक है। क्या होता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ठीक है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी है, इसका EMF मान लेते हैं, ये बैटरी है और ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपका बैटरी, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर देंगे। मतलब अब आप ऐसा बना लीजिए अपने सर्किट को, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए और यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए और रेजिस्टेंस को मत छोड़िए, रेजिस्टेंस को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। R1 R2 R3 R4, तब भी ये रिलेशन होल्ड करता है, दोनों केसेस में यही रिलेशन आपका आता है निकल के, ठीक है। इसको डिराइव करना है तो आप किर्चॉफ रूल से भी डिराइव कर सकते हैं, और बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत तरीका है इसको निकालने का, लेकिन ये रिलेशन दोनों ही केसेस में होल्ड करता है। तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज, ठीक है। तो ये एक फैक्ट, ये भी एक फैक्ट है, आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज नहीं होता है ना। वही यहाँ लिखा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, नहीं बदलेगा, कुछ भी नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। उसके बाद क्या है, द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करेंट्स आर। देखिए पैरेलल करेंट्स, एंटी पैरेलल करेंट्स, ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक वाला चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं कि जो पैरेलल करेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो एंटी पैरेलल करेंट्स होते हैं वायर में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करेंट्स रिपेल ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से आता है ये, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का लेंथ तो इनफाइनाइट होता है ना, तो फोर्स तो हम लोग इनफाइनाइट निकाल नहीं सकते, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यही हिंदी में यही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, समानांतर धाराओं और समानांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर धाराएं आकर्षित करती हैं और समानांतर विपरीत धाराएं पीछे हटती हैं। दैट मीन्स पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, ठीक है। बेसिकली चार्ज से उल्टा होता है आपका, चार्ज में क्या होता है, लाइक चार्जेस आपके रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं। तो पैरेलल और लाइक में कोई रिलेशन नहीं इस तरह का, ये सब मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ देन रेडियस बिकम्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका mv² होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं मैग्नेटिक फोर्स से QVB। तो यहाँ से हम लोग का रेडियस का एक एक्सप्रेशन आ जाता है,
रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आता है आप निकाल के देख लीजिए, mv/qb आता है, ठीक है, mv/qb। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग का एक चार्ज पार्टिकल है, क्या दिया, एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यूनिफॉर्म है, ठीक है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अगर सर्कल मोशन कर रहा है तो सर्कल मोशन करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कितना वैल्यू होता है mv²/r, और वो यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स qvb साइन थीटा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है इसीलिए qvb लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो रेडियस कितना आएगा mv/qb। फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, इफ़, तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, फिर क्या बोल रहे हैं, इफ़ द वेलोसिटी इज़ डबल्ड, मतलब वेलोसिटी को हम लोग v से 2v कर देंगे, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ हाफ, v को हम लोग b/2 कर देंगे, देन द रेडियस बिकम्स, तो r क्या, r डैश क्या हो जाएगा, m, v डैश कितना है 2v डिवाइडेड बाई q, b डैश कितना है b/2, तो ये कितना आ जाएगा 4r। तो आपका r डैश जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वैल्यू के, ठीक है, इट विल बी 4r। कैसे आया समझ में आया, पहले हम लोगों ने इसको इक्वेट किया, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूले में हम लोगों ने फिर v को 2v कर दिया और b को b/2 कर दिया, v की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे 2v कर दिया और b को हमने यहाँ पे b/2 कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो 4 टाइम्स आंसर आएगा। हिंदी वाला भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, बेसिकली उसी का हिंदी ट्रांसलेशन सेम ही क्वेश्चन का होता है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा हूँ हिंदी में। क्या लिखा है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र v में वेग v के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, मतलब वही सर्कुलर पाथ में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड v है और वेलोसिटी v है। यदि अवेक्षित कण का वेग दुगना कर दिया जाए, मतलब वेलोसिटी विल बी डबल्ड एंड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी कर दी जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को b से b/2 कर दिया जाए, तो त्रिज्या की हो जाएगी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बिकम 4 टाइम्स इट इनिशियल वैल्यू, मतलब 4 गुना हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों को पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये डायरेक्टली पूछा गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, दोनों कैंसिल कर दीजिए तो वेबर आ जाता है आंसर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको यूनिट याद है वो तुरंत ही कर लेगा इसको। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है ना, जैसे कि अगर मास बहुत कम है तो वो बहुत जल्दी बहुत स्पीड में चला जाएगा, और जब स्पीड, ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी, आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, ये बोलती है कि मास जो है वो चेंज होता है, स्पीड चेंजेस, मास चेंजेस विद स्पीड, मास इनवेरिएंट नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट होता है स्पीड के, लेकिन मास चेंज हो जाता है स्पीड के चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो वो उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जब हम इसे लाइट के स्पीड के पास या फिर उससे बहुत कम भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं, तो इसको हम लोग, फिर हम लोग का साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ फेज चला जाएगा, इसको हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो फार्मूला होता है हम लोग का उसमें मास भी आता है, तो अगर मास चेंज हो जाएगा तो ये फार्मूला फिर हम लोग का फ्रिक्वेंसी वाला वैलिड नहीं हो पाएगा। न्यूट्रॉन्स को नहीं कर सकते, इसमें चार्ज नहीं होता है, चार्ज होना भी चाहिए हम लोग के मतलब साइक्लोट्रॉन से अगर एक्सेलरेट करवाना है तो उसमें चार्ज होना चाहिए, तो चार्ज न्यूट्रॉन्स को नहीं कर सकते, इसमें चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव आयंस को हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर सकते, पॉजिटिव आयंस को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट नेगेटिव आयंस को भी कर सकते हैं, लेकिन उनका मास थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज दिखाएगा, इसीलिए हम लोग उसमें से फिर रिलेटिविस्टिक थ्योरी को अकाउंट में लेके फिर हमसे बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा वो करना, ठीक है। तो प्रेजेंट डे में बहुत सारे और एक्सेलरेटर आ गए हैं, तो उनसे हम लोग कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन से नहीं हो सकते हम लोग, इसलिए बस साइक्लोट्रॉन है, तो साइक्लोट्रॉन से उसको हम लोग नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट, ठीक है। न्यूट्रॉन को भी नहीं कर सकते, उसमें चार्ज ही नहीं है, ठीक है। 25th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज, तो आप एक करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लीजिए, इस तरह से करंट मान लीजिए कैरी कर रहा है ये, है ना, और इसका रेडियस मान लीजिए आप आर है, कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया तो स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं रेडियस को। तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी मान लेते हैं इसको, ठीक है।
वैसे मुझे पता है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। उससे डायरेक्शन यहाँ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग सही बनाते हैं। फिर से मैं एक बार, थोड़ा यहाँ अजीब हो गया ये। हाँ अब ठीक है। देखिए यहाँ पे सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्न कीजिए तो थंब आपका अपवर्ड्स पॉइंट करेगा, तो बाहर की साइड होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, आप लोग को डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। μ0/2 I बाई स्मॉल r, ये एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉयल विथ रेडियस r, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ लूप के, ठीक है। तो ये आपका B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, बाकी सब तो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सब वेरी तो हो नहीं रहा है, μ0/2 तो वैसे ही कांस्टेंट, I तो चेंज करना नहीं है, तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा B इज़, यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। वैसे ही त्रिज्या R एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B है, तो यहाँ होगा VR की ये व्युत्क्रम मानुपाती है, ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर दो हैं या उसमें सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 सॉरी μ0, यहाँ पे क्या होता है 2I1I2 डिवाइडेड बाई R², इस तरह का फॉर्मूला होता है आपका μ0/4 2I1I2/R², ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, R को 2R बना देते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आप देखिए ना, अगर आप R को 2R रख दीजिए इस फॉर्मूले में, यहाँ पे आप R को जगह पे 2R रख दीजिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइनल मतलब दूसरा वाला क्या आ जाएगा, ये R का स्क्वायर मतलब 4R हो जाएगा नीचे में, ये हो जाएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। तो फोर्स बिकम 1/4 टाइम्स, है ना, क्योंकि R को हम लोग 2R रख दिए इस फॉर्मूले में, तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया एक्स्ट्रा अलग से, बाकी पूरा फॉर्मूला वही है। तो F/L जो फाइनल आ गया डैश, तो वो हो जाएगा इनिशियल का 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला था, उसमें पुट कर दिए वैल्यू, आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के में मूव कर रहा है और वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, QVB, ये फॉर्मूला होता है ना। और अगर चार्ज पार्टिकल QVB साइन थीटा एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ठीक है, QV×B वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, QV×B ये एक्चुअल फॉर्मूला, ये तो स्केलर फॉर्मूला होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, तो QV×B फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। तो QVB साइन थीटा होता है, तो अगर V और B के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री हो गया, है ना, या चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करने लगा, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करने लगा इसके पैरेलल, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और चार्ज पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, तो V और B के बीच का एंगल जो है वो आपका 0 डिग्री बन गया, और साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, QVB साइन 0, और वो 0 हो जाएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कहाँ कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा उसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है ना, पैरेलल में कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एंगल ही 0 डिग्री बन गया, तो फोर्स कहाँ से एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में क्या लिखा है, एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलता है, मतलब पैरेलल चलता है, इसी तब नहीं होगा कोई फोर्स एक्सर्ट। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि
ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है, सॉरी ज्योग्राफिक साउथ है ना। और यहाँ से आपका ये अर्थ का ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ है, मतलब ज्योग्राफिक नहीं मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, 11.4 डिग्रीज के करीब ये टिल्टेड है आज के प्रेजेंट डे में। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ, अगर हम लोग इसको एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक मैग्नेट की तरह देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ तक आ रहा है आपका, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है ना, तो नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में जा रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का क्वेश्चन है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। 29th क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, देखिए आपका जो ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इस तरह से दोनों इंक्लाइंड होता है। तो ये एंगल जो बीच वाला इसका एंगल होता है, ये बहुत ही अलग अलग नोटेशन होता है उसके बीच में। तो बोलने के टर्म्स में यहाँ एक एंगल तो ये बनता है और एक एंगल ये बनता है, जो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए BV और BH से मैं अगर डिनोट कर दूँ तो ये एंगल मान लीजिए अगर डेल्टा बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप। और ये जो अल्फा एंगल है इसका नाम होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है, भले ही नोटेशंस आपने कुछ अलग याद किए होंगे, लेकिन एंगल तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो बनता है, जैसे ये एक पॉइंट है ना, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और पीछे अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। डिप किस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को। जो आपका BH और BV का रिजल्टेंट, ये बी नेट जो होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है हर जगह 0 होता है, बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू होता है, या फिर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट अर्थ सरफेस। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है यानी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। आपका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो चेंज होता है आपका, लेकिन हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में अगर देखेंगे तो डेंसिटी कैसा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। यहाँ से मैं फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह से कोई एक दो फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से वो दिखेगा हम लोग को, है ना। इस तरह से हम लोग को वो फील्ड लाइन्स दिखेगा। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है, इतना ही एरिया में यहाँ 4 फील्ड लाइंस आ गए, यहाँ पे इतना ही एरिया में 2 फील्ड लाइंस आए, यहाँ पे उतना ही एरिया में 1 फील्ड लाइन आया, मतलब कि सेम एरिया में अलग अलग फील्ड लाइंस आ रहे। तो फ्लक्स के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो इट चेंजेस, मतलब इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि चेंज तो हो रहा है ना। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसी को उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो चेंज हो रहा है, ठीक है। 31st नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन का सिंपल सा डायग्राम बनाएं, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस जगह पे हम लोग का ये एंगल ऑफ डिप होता है। तो यहाँ से हम लोग का टैन डेल्टा का मतलब टैन ऑफ एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला क्या होता है, भले ही आपने नोटेशन कुछ और यूज़ किया हो, लेकिन उसको डेल्टा ही से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वो आ जाएगा आपका, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये आ जाएगा आपका। क्योंकि इस ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वेक्टर को उसके पैरेलली हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, टेन डेल्टा BV/BH, है ना। और आपको क्या गिवन है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब BV इक्वल्स टू √3 BH, ये गिवन है। तो BV/BH कितना हो जाएगा आपका, √3, है ना।
तो tan डेल्टा क्या होता है, BV/BH मतलब √3। tan डेल्टा अगर √3 है तो डेल्टा कितना होगा, tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है ना, ये होता है 60 मतलब 30, एक मिनट, ये होता है 60 डिग्री π/3 आएगा ना, 60 डिग्री π/3 यानी कि 60 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री π/3। tan का वैल्यू √3 कब आता है, 60 डिग्री में ना, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे आंसर √3। यहाँ क्या बोला है, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का 3 गुना है। इस स्थान पर नम्न कोण का मान है 60 डिग्री, इट्स 60 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप डेल्टा से नहीं डिनोट करते तो कुछ और से डिनोट करते होंगे, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा, tan इनवर्स ये। लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ है ना, अपने फेरेडेज लॉ में पढ़ा था, जो आपने EMI चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम लोग पढ़ते हैं फेरेडेज लॉ, उसके बाद लेंज लॉ। ठीक है, फेरेडेज लॉ तो EMF का मैग्नीट्यूड बता देता है इजली। ठीक है, लेंज लॉ EMF का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। आप इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग लेंज लॉ को फॉलो ना करें तो क्या होगा, एक मैग्नेट है, ठीक है, एक कॉइल में ये मतलब जनरेट कर रहा है करंट, लेंज लॉ अगर फॉलो नहीं करें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे भी लेंज लॉ के मुताबिक इस साइड नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा या EMF इंड्यूस होने के बाद कि ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल है और इसको रिपेल करेगा ये। ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है फ्लक्स का, क्या चेंज हो रहा है, देखिए पहले मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे कम लाइंस पास होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी और पास आ रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ते जा रहा है इसमें, तो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा ये, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना के रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे आप साउथ पोल बना देंगे तो फिर क्या होगा, अगर लेंज लॉ को फॉलो ना किया जाए तो क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे अपने साउथ पोल, मतलब ये इसको खींच रहे हैं, मतलब ये अपने अंदर फ्लक्स बढ़वा रहा है, मतलब फ्लक्स का चेंज करने दे रहा है। और फिर जब ये इधर आएगा तो इधर साउथ पोल आ जाएगा, फिर इधर से ये खींचेगा, मतलब कि आपने मैग्नेट को छोड़ दिया एक रूम में, एक लूप के सामने में, मैग्नेट अपने से लूप के पास जा रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर लूप के उस साइड जाके फिर करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेंज लॉ जो है एनर्जी को कंजर्व करना आपको बताता है कि आप अगर उसको मैकेनिकल एनर्जी दिए हो, डायनामो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि अगर आप मैकेनिकल एनर्जी दिए हो तभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, है ना, कहीं से एनर्जी आपका क्रिएट नहीं कर सकता है, वो कन्वर्ट कर सकता है ना। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ होता क्या है, ये डायरेक्शन बताता है बेसिकली इंड्यूस्ड EMF का, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF बताता है ना। फैराडेज लॉ तो मैग्नीट्यूड बता दिया था, डायरेक्शन के लिए इंड्यूस्ड EMF। फैराडेज लॉ तो आपका मैग्नीट्यूड बता दिया था, डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ आया था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉयल इज, EMF जो इंड्यूस हो रहा है कॉयल में, कॉयल क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज नहीं भी है तो EMF इंड्यूस हो सकता है, अगर क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो होगा उसमें से। ठीक है, तो EMF फैराडेज लॉ क्या बोलता है EMF के बारे में कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, भले ही आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइन के साथ प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव साइन के साथ प्रोपोर्शनल होना और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने में बहुत अंतर है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये बोलता है कि आप रेट ऑफ चेंज घटा दीजिए, मतलब मैग्नेट को आप जल्दी जल्दी पास कीजिए किसी कॉयल में से, एक कॉयल है इसको आप बहुत ही जल्दी जल्दी पास कीजिए, मतलब मैग्नेट को जल्दी जल्दी पास कीजिए कॉयल में से, तो करंट कम बनने लगेगा, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। और आप स्पीड में पास करेंगे तो ज़्यादा करंट बनना चाहिए ना, है ना, इसीलिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहना गलत होगा, नेगेटिव साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सही आपका बात हो जाएगा। ठीक है, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, हिंदी में भी बता देता हूँ। एक कुंडली में प्रेरित विद्युत एक वाहक बल है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपातिक, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, तो आप लोगों को पता है इंडक्टेंस कोई भी हो, म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो, उसका एक ही यूनिट होता है। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है हम लोग का हेनरी। ठीक है,
तो ऐसा यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी आपका हेनरी होगा। कोई भी इंडक्टेंस अगर यहाँ पे म्यूचुअल की जगह मान लीजिए यहाँ पे सेल्फ पूछा रहता तो भी हेनरी आंसर होगा। इंडक्टेंस सिर्फ लिखा रहता तो भी हेनरी होगा। सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। वैसे मैं ये सभी बता देता हूँ। फैरेड आपका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ये सब पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन जनरल ऐसे ही बता रहे। एम्पियर आपका करंट का यूनिट होता है ना। और टेस्ला आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा नाम होता है जिसका जिसका हम लोग बी से डिनोट करते हैं उसको कहीं मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारे इसका नाम होता है। ठीक है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका हेनरी। 35th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ सरफेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी। देखिए, ये सरफेस है आपका, मान लीजिए ये एरिया वेक्टर है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मतलब सरफेस के ऊपर से पास, मतलब सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर से दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से है। तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का? अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो क्या होता है? बी डॉट ए, बी वेक्टर एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0, सॉरी स्मॉल बटन 0, गलत टिक हो गया लगता है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, एग्जैक्टली 0, क्योंकि वो उसके पैरेलल हो गया ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और उसी के पैरेलल आपने रख दिया उसको, तो वो तो 0 ही हो जाएगा उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। कुछ भी फ्लक्स उसमें से पास नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी 0, शून्य। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन नेवर बी इनफाइनाइट, इतना भी लार्ज नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, सब ऑप्शन गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि एक सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर पास हो ही नहीं रहा है, पैरेलल पास हो रहा है, इसीलिए 0 हो जाएगा फ्लक्स वैसे भी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चन लगता है ओवर हो चुका है, टाइम भी हो गया होगा। ठीक है, 1 घंटे करीब होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको कुछ समझ सीखने को नया मिला इस लेक्चर से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है उसको पूछने के लिए, या फिर आप यूट्यूब कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।